फैसले की घड़ी मां आहियां आफ्ताब मोगेरी। मां हमेशा चवंदो आहियां त फ़ैसिला थियणु खपनि, उहे फ़ैसिला तारीख़ी फ़ैसिला जेके क़ौम खे, तारीख़ खे ऐं धरती धरणी खे क़ाबिले क़बूल हुजनि। फ़ैसिले की घड़ी आहे। अॼु वॾो फ़ैसिलो अहम नज़र आयो। अॼु वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ़ अॼु काबीना जी जेको आहे सो मीटिंग खां पोइ ॻाल्हाईंदे वाज़े तौर ते चयो त पाकिस्तान सभ खां पहिरियों हुजणु खपे ऐं पाकिस्तान ऐं मुल्क ऐं क़ौम जे मुफ़ादात खे आॾो रखी पंहिंजा इख़्तिलाफ़ात ख़तमु करणा पवंदा। ऐं हिन वक़्तु फ़ैसिले जी घड़ी आहे, छाकाणि त पाकिस्तान खे ॿिया चैलेंजिस जेके आहिनि उहे तमामु वॾा आहिनि। अगरि ॻाल्हि कजे त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ ऐं PMLN जे विच में जेके मुज़ाकरत जूं ॻाल्हियूं हलनि पियूं ऐं 2 तारीख़ जो जेको बाज़ाफ़्ता जेको इहा फ़ैसिलो थियो आहे त हिक ॿिए सां वेही करे ॻाल्हियूं थींदियूं ऐं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जा उहे नुकात, उहे शर्त जेके हुकूमत जे साम्हूं रखंदियूं उहे वॾा अहम हूंदा। अॼु ॻाल्हि कजे त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जे चेयरमैन बैरिस्टर गौहर, वकील काज़ी अनवर ऐं फैसल चौधरी ऐं ख़ालिद यूसुफ़ी जे अडियाला जेल में बानी PTI सां मुलाक़ात कई। बैरिस्टर गौहर चयो आहे त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जे बानी हर वक़्तु थींदड़ ॻाल्हियुनि जे लाइ इहो ई चयो आहे त असां तयारु आहियूं ऐं उन में जेके ॻाल्हियूं हुजनि उहे वॾियूं अहम हुजनि। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जी मुख़्तलिफ़ क़यादत जो इहो ई पहिरियों नुक़्तो इहो ई आहे त बानी PTI जी रिहाई ऐं उहे सियासी क़ैदी जेके हिन वक़्तु जेल जे अंदरि आहिनि उन्हनि खे रिहा कयो वञे, कूड़ा केस ख़तमु कया वञनि ऐं हिकिड़ो जुडिशल कमीशन जेको आहे सो जोड़ियो वञे, जंहिंमें जेको आहे सो वाज़े तौर ते इहा ॻाल्हि साम्हूं अचे त आख़िर जेके गुनाहगार आहिनि उन्हनि खे सज़ा मिलणु खपे, जेके बेगुनाह आहिनि उहे रिहा थी सघनि। फ़ौजी अदालतुनि जे हवाले सां अॼु ॻाल्हि कयूं त फ़ौजी अदालतुनि जी मिलियल सज़ा खां पोइ अमेरिका, बरतानिया ऐं केतिरा ई मुल्क अॼु हिन ते जेको आहे सो ॻाल्हि कनि पिया। पर तय आहे त फ़ैसिले जी घड़ी में किथे न किथे इहो बि नज़र अचे पियो त कैपिटल हिल जेको अमेरिका जी जेको चइजे त वॾी अहम इमारत आहे, उते अगरि ट्रम्प जा हामी हमलावर थियनि था त उन्हनि खे 10 साल जूं सज़ाऊं मिलनि पियूं। पर दुनिया जा केतिरा ई मुल्क उन जे अंदरूनी मामलात में कोन पिया मुदाख़लत कनि, न ॻाल्हाइनि पिया। पर पाकिस्तान असांजे मुल्क में का बि अहिड़ी डेवलपमेंट थिए थी, सज़ाऊं अचनि थियूं त अमेरिका समेत पूरी दुनिया पाकिस्तान ते ॻाल्हि ॿोल करे पई त अहिड़ी शयूं न थियणु खपनि। हा, बिलावल भुट्टो ज़रदारी अॼु चयो त रोड रस्ता उन्हनि जी बिल्कुलु ॻाल्हि कई आहे, पर उन खां हिन वक़्तु जेका नई जनरेशन आहे उन जे लाइ तय आहे त फ़ैसिले जी घड़ी में को फ़ैसिलो करिणो पवंदो। उनखे इंटरनेट डिजिटल मीडिया जो दौरु आहे, उहो ॼण हिन वक़्तु ज़रूरी आहे। IB सकर में किताब कंदे अॼु बिलावल भुट्टे इहा वाज़े तौर ते ॻाल्हि कई। इन सां गॾोगॾु अगरि ॻाल्हि कयूं त किथे न किथे अॼु अमेरिका बि जेको आहे सो 9 मई वारे सानिए में मुलवस जवादारनि जी जेका सज़ा आहे उन ते ॻणतीअ जो इज़हार बि कयो आहे। पर पाकिस्तान जे अंदरि जेका सियासी सूरत हाल आहे उन ते पाकिस्तान जी सियासी जमातुनि जो छा मौक़िफ़ आहे, इन ते अॼु ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। मौजूद महिमान नजमी आलम साहब आहिनि, सूबाई वज़ीर आहिनि, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सां मुंहिंजो तालुक़ु आहे। अव्हांजी वॾी महिरबानी। अव्हां टेलीफोन लाइन ते असां सां मौजूदु आहियो। मोहम्मद अकमल साहब आहिनि, सीनियर तज़िया निगार आहिनि, उहे बि वीडियो लिंक ते मौजूदु आहिनि। अव्हांजी वॾी महिरबानी। सरबुलंद खान साहब आहिनि, अगूड़ा MP आहिनि, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ सां मुंहिंजो तालुक़ु आहे। अव्हांजी वॾी महिरबानी। उज़मा खारदार साहब आहिनि, असां सां रुकन आहिनि पंजाब असेंबली में, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सां मुंहिंजो ताल्लुक़ु है। अव्हांजी वॾी महिरबानी। मैडम, सबसे पहले मैं आपकी जानिब आऊँगा, फरमाइएगा कि आज प्राइम मिनिस्टर ने जो बात की है बड़ी अहम की है। उन्होंने वाज़े तौर पे कहा है कि आज ज़रूरत है पाकिस्तान के मुस्तकबिल की, पाकिस्तान के आने वाले उन मुस्तकबिल के मेहमानों की, कि हमें अपने इख्तिलाफ़ात थोड़ी देर के लिए साइड पे रखने पड़ेंगे और पाकिस्तान का सोचना पड़ेगा। समझती है कि वाकई जो वो बात कर रहे हैं उसमें एक सदाकत और एक सच्चाई के साथ कर रहे हैं? ऐसा तो नहीं होगा कि सिर्फ एक सियासी बयान की हद तक ये बयान होगा? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने हमेशा मिसाक जमहूरियत और मिसाक मईशत की बात की है। उन्होंने कभी भी गैर जमहूरी तरीके से इंतशार की सियासत और जो केओस फैलाने का जो सिलसिला हम इर्द गिर्द देखते हैं, कभी भी उसकी बात नहीं की। वो हमेशा ये कहते हैं कि पाकिस्तान है तो हम हैं। अगर पाकिस्तान को हमने इस तरह से उसकी किश्ती को हचकोले देते रहे तो फिर तो ना हम रहेंगे ना कोई और रहेगा, किस्सा ही खत्म हो जाएगा। तो पाकिस्तान को रेड लाइन बनाना बहुत जरूरी है। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पहले भी एक बहुत बड़ी कीमत अदा की थी सिर्फ पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाने के लिए। जब PDM की हुकूमत आई थी तो आपको याद है कि कितना मुश्किल वक्त था उस वक्त, और सब लोगों ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को मशवरा दिया था
कि आप ये हुकूमत में ना आए, और उन्होंने भी मना कर दिया था ये शहबाज शरीफ को। लेकिन चूंकि मुल्क डिफॉल्ट करने जा रहा था, उसको बचाने के लिए ये पार्टीज जो हैं ये मुत्तहिद हुई और पीडीएम की हुकूमत में फिर वो आई, और अब कोई डिफॉल्ट की इस वक्त बात नहीं करता। तो अभी भी प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि अपनी सियासत जो है उसको पसे पुश डाल दें, वो बाद में कर लेंगे। इस वक्त हम इकट्ठे बैठे मुल्क को जोड़ने की बात करें और पाकिस्तान को मजबूत और मुस्तहकम करें। मईशत सबसे बड़ा चैलेंज है। मईशत को हमने अब आगे लेके जाना है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही है। हमने एक फिजा ऐसी बनानी है कि लोग आए और यहाँ पे अपना सरमाया लगाएं, यहाँ पे जॉब क्रिएशन हो, वेल्थ क्रिएशन हो। आपको पता है कि हमारी इकोनॉमी अगर आप खित्ते में नजर दौड़ाएं तो इस वक्त हम बहुत नीचे जा रहे हैं। हालांकि अब मुस्बत इशारे हमारे आ रहे हैं, लेकिन हमने अभी बहुत काम करना है, और उसके लिए अगर सियासत को थोड़ी देर हम जो है साइड पे रख दे तो ये सबके लिए बेहतर होगा। और ये जो एक नफरत और एक जिसे कहते हैं ना कि एक दूसरे के दस्तों गरेबान पड़े हुए हैं, ये हमें अब अगर हम यही करते रहे तो हमारा दुश्मन इसका फायदा उठाएगा। पाकिस्तान कमजोर होगा तो वो हमें अंदरूनी और बैरूनी तरीके से हमला आवर हम पे होगा। तो इसलिए हमें होश के नाखून लेने हैं, और इस वक्त बिल्कुल जो ये बातचीत का सिलसिला चला है इसको हम वेलकम भी करते हैं, और हम बहुत उम्मीद रखते हैं कि इसके कोई मुस्बत नताइज निकलेंगे। हमारे जो हुकूमत जो है बड़ी नेक नियति से जो है इन मुज़ाकरात के अंदर जा रही है। बिल्कुल। सरबलंद खान साहब, आप समझते हैं कि वाकई नेक नियति के साथ उज़्मा कारदा साहबा भी फरमा रही हैं और प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा है कि नेक नियति से हम आगे बढ़ रहे हैं और पाकिस्तान को आगे रखते हुए सोच रहे हैं कि अब फैसले की घड़ी में उन्होंने तो फैसला कर लिया है। वाकई जो भी फैसला होगा, जिन नुकात पर भी बात होगी, उस फैसले पे भी आप राज़ी होंगे, या फिर जो इसाक डार साहब ने खदशे का इजहार किया था 2 दिन कबल, उन्होंने कहा फिर कोई एक ट्वीट आएगा और ये फिर उठेंगे, फाइल बगल में डालेंगे, आप लोग निकल जाएंगे, नहीं जी हम बात नहीं कर रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आफ्ताब भाई आपका। उस्मा ने जबरदस्त बात की है। अलावा एक बात के कि मुल्क बड़ा मुश्किल में था, नवाज शरीफ साहब ने इनकार किया, शहबाज शरीफ भी खुश नहीं थे, लेकिन फिर मुल्क माशी हालात से नबराजमा था तो हमने ये बड़ी जिम्मेदारी ली है। लेकिन हमारे इत्तलात के मुताबिक तो ये था कि जब मुल्क मुश्किल में था और कोई हुकूमत नहीं ले रहा था तो फार्म 47 इनको दिखाया गया और इनको बताया गया कि आपकी सीटें टोटल 15 से 17 सीटें और आप ये ले, वरना जो है वो खान साहब को हुकूमत देंगे और फिर आपके लिए बड़ी मुश्किलात होगी। दूसरी बात यह है कि जो उस्मा जी ने बात की है, आपने भी बड़ा अच्छा इंट्रो में बात की। मैं समझता हूँ कि ज़रूरत डायलॉग की है और सबको मिल बैठ के, लेकिन एक बात का ज़रूर हमें ख्याल रखना चाहिए कि जो 9 मई हुई या 26 जो नवंबर का जो हादसा सामने आया है, उस पे उसकी शफाफ इंक्वायरी इसलिए ज़रूरी है कि इस पे बहुत ज़्यादा हमारा कौम का टाइम ज़ाया हुआ है, बहुत सारा हमारे लोगों की तवानाई इस पे लगी है। आखिर ये बात भी खुल के सामने आनी चाहिए कि इसमें कौन कल्प्रिट थे या एक फसाना था, हकीकत थी। एक तो इसका तयन होना चाहिए। दूसरा ये है कि कौम का टाइम क्या समझते हैं कि पीटीआई का जो धरना था वो टाइम ज़ाया हुआ, या कौम की तरक्की और तामीर के लिए जो केपी हुकूमत, सिंध हुकूमत, पंजाब हुकूमत, बलूचिस्तान हुकूमत और विफाक करता वो टाइम ज़ाया हुआ? देखिए, टाइम इसलिए ज़ाया हुआ कि 9 मई से लेकर आज दूसरा साल है। 9 मई 9 मई 9 मई भाई 9 मई को क्या हुआ? 9 मई को पीटीआई के 20 से 25 कारकुनान जो है वो जान हाथ धो बैठे और बहुत सारे ऐसे मशकूक हरकतें हुई। आपने वीडियोस में देखा होगा कि हमारे लोग, यास्मीन राशिदा साहब और वो एक लड़का जिसको अभी 10 साल की कैद हुई शायद, वो लोगों को मना कर रहा है कि भाई कोई बंदा जिना जो हाउस है उसमें न जाए, किसी किस्म का इश्तियाल या वो न करे। तो वो तो लोगों को मना कर रहा है। आखिर वो कौन लोग थे अंदर जो लोगों को आगे जाने का तलकीन कर रहे थे? और इसका तयन करना, हम तो डे फर्स्ट से इमरान खान ने ये बात कही है, हमने मजम्मत भी की और हमने कहा कि भाई इसका तयन होना चाहिए। ठीक है,
अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। तमाम मुल्की बल्कि बैन अवी जितने भी इदारे हैं, हम चूंकि यूएनओ का मेंबर भी हैं, हमने एक सिग्नेचरी हमने साइन किया है कि हम आइन और कानून की बालादस्ती करेंगे। सिविलियन सुप्रीमेसी के साथ हमने एग्रीमेंट किया है, हमने इंसानी हकूक के हवाले से एग्रीमेंट किए हुए। उसकी पासदारी जो है वो पाकिस्तान में नहीं हो रही है। इस सिलसिले में आज देखे ना, अब तो नेशनल नहीं इंटरनेशनली सतह पे ये बात उठ रही है कि मिलिट्री कोड जो है वो सिविलियन के ऊपर लागू नहीं होता। किसी सिविलियन को शफाफ जो है ट्रायल जो है उसका बहुत जरूरी है। वो इसमें पॉसिबल नहीं नजर आता। दूसरी बात यह है कि जो इंटरनेशनली जो लॉ है उसमें आप सब लोग देखें कि इमरान खान के ऊपर जो मुकदमात बने हैं, या हमारे शाब मोहम्मद कुरैशी साहब है, चीमा साहब है, चौधरी साहब है, बहुत सारे हमारे लीडरान है, यास्मीन राशिदा साहब है, बहुत सारे खवातीन और नौजवानान हैं, जो भी मुकदमात बने हैं उन मुकदमात का कोई सर पैर है ही नहीं कि सियासी बुनियाद के ऊपर मुकदमात है और कोई इनको सफाई का मौका नहीं दिया जा रहा है। बल्कि अभी जो नवंबर में हमारा एहतजाज था उसमें 1100 से जायद हमारे जो लोग हैं वो गिरफ्तार हुए हैं, और बहुत सारे वर्कर हमारे अभी भी गायब है, मिसिंग हैं, जिनका पता भी नहीं है कि वो है या कहाँ है नहीं है। उस पर हमें बड़ी तशवीश है। तो अब हमारे जो मुतालबात जो 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 मुज़ाकरात शुरू हुए हैं, मैं इसको खुशाइंदा कहता हूँ। न सिर्फ मैं कहता हूँ बल्कि नून लीग, पीपल्स पार्टी, जो मुबस्सिरीन है आपकी तरह, जो सहाफ़ी है, जो जानते हैं सियासत और रियासत के मामलात को, वो भी इसको बड़ा पॉजिटिव समझते हैं। क्योंकि मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए हम सबको मिल बैठ के इन इश्यूज को एड्रेस करके आगे बढ़ने की जरूरत है। और जो फॉर्म 47 की हुकूमत है उनको ये नहीं भूलना चाहिए कि मैंडेट जो है वो इमरान खान के पास है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है। हमारी 180 से जायद कौमी असम्बली की सीटें हैं, तीनों सूबों में हमारे पास नजमी आलम साहब की तरफ जाना चाह रहा हूँ। नजमी आलम साहब फरमाइएगा कि समझते हैं कि आज वज़ीर आज़म साहब ने जो बात की है और PMLN और वफाकी हुकूमत समझती है कि अब फैसले की घड़ी में बात करना बड़ी ज़रूरी है। वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि पाकिस्तान के मफादात के लिए हमें आगे बढ़ना होगा। नजमी आलम साहब, मैं बड़ा प्राइम मिनिस्टर के इस बयान को बहुत वेलकम करूंगा। मैं समझता हूं कि कल रात को जो प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी साहब से उनकी मीटिंग हुई है जी, उसके बाद उसमें भी ये डिस्कस हुआ होगा, और प्रेसिडेंट साहब जितने समझदार और सुलह को आदमी है, मैं समझता हूँ उसका रिफ्लेक्शन आज प्राइम मिनिस्टर के बयान में नजर आया है। और ये अच्छी बात है। हमें देखें, हर चीज को नेगेटिव की तरफ नहीं ले जाना चाहिए कि ये नहीं होगा, वो जब नहीं होगा तब बात करेंगे। अभी हमें, अगर हम चाहते हैं कि वाकई मुल्क क्राइसिस से निकले, तो हमें इनके शक शुबात का इजहार नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। अगर हम लोग सारी पार्टियां एक दूसरे से शक शुबात करते रहेंगे तो चीजें कभी ना कभी किसी के मुंह से ऐसी बात निकल जाएगी, मेरे मुंह से निकल जाए तो PTI जवाब देने खड़ी हो जाएगी, या मुस्लिम लीग नून। तो बेहतर यह है कि हम सबको, सियासी कारकुनों को वेट करना चाहिए, कोई ऐसा बयान नहीं देना चाहिए जो मुज़ाकरात को सबताज करे। मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, नजमी आलम साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो माजी रहा है, जो बातचीत का सिलसिला रहा है, आपने देखा होगा कि पहले भी PTI ने धरने दिए हैं, मुज़ाकराती टीमें बनी, आपके दौर में भी बनी, उसके बाद PMLN भी बनी, और आज भी दोबारा हम उस मोड़ पे खड़े हैं बातचीत के। अच्छी बात है, बातचीत होनी चाहिए, मगर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और वज़ीर खारजा इसहाक डार साहब को लग ऐसे रहा है कि ये बातचीत के नताइज जो हैं वो नहीं निकलेंगे, एक ट्वीट आएगा और ये उठ के चले जाएंगे। देखिए, वो माजी के तजुर्बात की बुनियाद पे बोल रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी पुरुम्मीद हूँ कि ऐसी कोई गैर सियासी हरकत, ना समझदारी की हरकत PTI की जानिब से ना हो। मैं उम्मीद करूंगा कि ना हो, क्योंकि अच्छा बात यह कि जो अभी जनवरी में ये अपने मुतालबात लेके आएंगे वो देखेंगे। उसमें कुछ मुतालबे जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ऐसे हैं जो हुकूमत की जुरिस्डिक्शन से भी बाहर हैं। वो जी, मैं यही सवाल करने वाला था कि वो तो बिल्कुल बाहर होंगे अगर ये मुतालबे में नंबर 1 मुतालबा ये रखते हैं। अदालतों के ऊपर कहें कि जी आप ये केस खत्म कर दें, फिर तो आप कल कोई भी खड़ा हो जाए किसी भी जगह पर, यहाँ तो ऐसे ऐसे लोग हैं जिनका कौम कबीले बहुत बड़े, उनका कोई आदमी बंद हो जाए, वो पूरा कबीला निकाल के खड़े हो जाए कि जी केस वापस लो, तो फिर तो कानून की अमलदारी तो नहीं रही। मैं तो समझता हूँ कि
हमने जिस तरह आज जरदारी साहब ने 10 साल अदालतों को फेस किया, अब इमरान खान के दौर में हमने फेस किया, मुस्लिम लीग नून ने फेस किया, तो ये भी उनको फेस करें ना। ये अदालतों से ही अपने आप को रिलीफ दिलाएं। और जब ये अदालतों और इनके हाथ में बहुत सारे फैसले आ चुके हैं जिसको ये बड़ा खुशाइन कहते थे रहे हैं, तो अब बाकी फैसलों का भी इंतजार कर लें, इंशाल्लाह जल्दी आ जाएंगे। और अदालत के फैसले जो इनके हक में आए थे उनको इन्होंने माना था, तो अगर कोई फैसला इनके हक में ना आए तो उसको भी एक्सेप्ट करें। बिल्कुल। साथ ही रहिएगा आप भी नजमी आलम साहब। मोहम्मद अकमल साहब सीनियर तजिया निगार हैं और इकनॉमी एक्सपर्ट हैं, मैं उनकी तरफ भी जाना चाहूँगा। अकमल साहब, प्राइम मिनिस्टर की इस दावत से, इस ऐलान से समझते हैं अगर पीटीआई बैठ जाती है और बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ता है, जो मईशत का पहिया जो है काफ़ी अरसे से रुका हुआ है, जो अदम एतमाद की जो फिज़ा है वो बेहतर हो सकेगी और इन्वेस्टर का एक एतमाद बढ़ेगा पाकिस्तान में कि जी चलें ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, अब सियासी पार्टियां जो हैं कम से कम एक पेज पे हैं, अब इन्वेस्ट पाकिस्तान में की जाए। बहुत शुक्रिया आफ्ताब साहब। देखें, मैंने जो है ना वो आपके जितने मेहमान हैं उनकी बातें भी सुनी हैं, और मैं कोई इतना जो है ना ज़्यादा पुरउम्मीद नहीं हूँ कि हमारे जो सियासतदान हैं, चाहे वो पीटीआई के हों, पीपल्स पार्टी के हों, पीएमएलएन के हों, वो कोई बहुत ज़्यादा मेच्योरिटी का मुजाहरा करेंगे। उन्होंने माजी की गलतियों से जो है वो सबक नहीं सीखा है। हमेशा जो है ना वो जो पावर में आ जाता है तो वो कोशिश करता है कि जो अपोजिशन है उसको मसल के रख दे, कुचल के रख दे। और ये जो चीज़ है, ये हर पार्टी ने जो है ना वो बिला शिरकत गैर और बिला किसी तफरीक के इस चीज़ को अपना के रखा है। तो इन हालात में मुझे नहीं लगता है कि जो है कोई ये जो मुज़ाकरात भी शुरू कर रहे हैं उसका भी एज सच कोई नतीजा निकलेगा। जब तक ज़ाहिर है आपको पता है कि सियासतदानों की इसी कमज़ोरी की वजह से जो है फिर इस्टेब्लिशमेंट को इंटरवेन करने का मौका मिलता है और वो जो है वो मुख्तलिफ सियासी पार्टीज को अपने तरीके से चलाने की कोशिश करते हैं। अगर आज यही सियासतदान जो है वो मुत्तहिद हो जाएं, एक दूसरे के साथ जो है वो मुल्क की खातिर बात करें, मुल्क को आगे बढ़ाने की बात करें, तो ये गैर सियासी जो अनासर हैं वो ऑटोमेटिकली जो है वो साइडलाइन हो जाएंगे। लेकिन हमारे यहाँ पे जो है ना वो माजरत के साथ कुछ इस किस्म का रवैया रखा गया है कि नहीं जी मैंने तो बात ही नहीं करनी है, मैं तो बात करूंगा तो फलाने से करूंगा, मैं तो बात करूंगा तो एस्टेब्लिशमेंट से करूंगा। अब ये सारी चीजें एक गैर जमहूरी रवैया है और इसका जाहिर है कि फिर इकोनॉमी के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ता है। और आप देखें कि हमारे मुल्क में इस वक्त इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई भी तैयार नहीं है, चाहे वो कोई मुल्क हो, चाहे वो कोई इदारा हो या कोई बाहर की इन्वेस्टमेंट हो। इवन हमारे यहाँ के लोकल इन्वेस्टर भी अपना पैसा लगाने को तैयार नहीं है और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यही है कि हमारे जो लोग हैं, जो हमारे जो सियासतदान हैं वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने में नाकाम रहे। अब ये जो मौजूदा दोबारा एक थोड़ा सा मुज़ाकरात का जो सिलसिला शुरू हुआ है, ऑल दो के मुझे उम्मीद नहीं है कि इससे कोई बहुत ज्यादा मतलब ऐसी एक टाइम पास करने वाली बात है। उधर हुकूमत भी चाहेगी कि चलो जी एक गुफ्तन नशिस्तन जो है ना वो चलती रहे और टाइम निकाले किसी तरह, और लेकिन इससे जो है ना कोई बहुत ज्यादा नतीजा निकलने का मैं उम्मीद नहीं रखता हूँ कि कोई बहुत पॉजिटिव रिजल्ट निकलेगा ता वक्त ये कि इस्टेब्लिशमेंट ना चाहे। और आपको पता है कि फिर जब इस्टेब्लिशमेंट चाहती है तो वो चीजें इस तरीके से होती हैं कि होने के भी 2 साल बाद आवाम को पता चलता है कि जी ये हुआ था और उसके नतीजे में ये सारी चीजें सामने आई थी। तो अब भी बैकडोर डिप्लोमेसी या बैक चैनल के जरिए अगर कोई मुज़ाकरात हों तो उनके जरिए कोई नतीजा निकल आए तो मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। ये इंटरनेशनल हालात जिस तरीके से बदल रहे हैं, ट्रंप की हुकूमत आई है तो उसकी वजह से जाहिर है कि पाकिस्तान की हुकूमत को भी, इस्टेब्लिशमेंट को भी जो है वो अपनी तरजीहात में थोड़ा बहुत तब्दीली करनी पड़ेगी और अमेरिकन गवर्नमेंट के साथ अलाइन होकर चलना पड़ेगा। यूरोपीय यूनियन का बयान आपके सामने है। तो ये सारी ऐसी चीजें हैं जिसको ना सियासतदान इग्नोर कर सकते हैं, ना ही जो इस्टेब्लिशमेंट इग्नोर कर सकती है। तो इसको सामने रखते हुए इन्होंने ये एक मुज़ाकरात का एक सेफ साइड ली है। लेकिन मैं बहरहाल आफ्ताब साहब पुरुमीद नहीं हूं कि इनसे कोई बहुत ज्यादा हम एक्सपेक्ट करें कि उस्मा साहबा, मैं आपकी तरफ आऊँगा कि अकमल साहब भी कहते हैं पुरुमीद नहीं हूँ मैं, और वाकई अगर एक फैसले की घड़ी में अगर कोई फैसला होता है, बैठते हैं मुज़ाकरात, सबसे पहले आपके सामने अगर जो नुकात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रखेगी वो तो अवलिन ये होगा कि बानी पीटीआई की रिहाई मुमकिन हो, दूसरा जो दीगर सियासी कैदी हैं उनकी रिहाई हो, सियासी कारकुनान जो हैं उनकी रिहाई हो, और जो झूठे केस हैं उनका खात्मा,
तो ये जो 3 नुकात हैं, इस पे कैसे अमल दरामद होगा? देखिए, पहले तो ये 2 बातें हम लोगों को समझ लेनी चाहिए। हर वक़्त हम एस्टैब्लिशमेंट के कंधे पे बंदूक रख के क्यों चलाते हैं? बारहा हमारे आर्मी चीफ ने कहा है कि जो एस्टैब्लिशमेंट है, वो जो भी इलेक्टेड हुकूमत है, उसके पीछे खड़ी हुई है और जो भी मैंडेट लेके आएगा, चाहे वो ए हो या बी हो या सी हो, एस्टैब्लिशमेंट जो है वो अदारे जो हैं वो उनके पीछे खड़े होंगे, उनको सपोर्ट करेंगे। नंबर 1। नंबर 2, ये जो इंटरनेशनल प्रेशर की जो ये बातें होती हैं, हम किसी प्रेशर में आने वाले नहीं हैं। हम एक खुद मुख्तार मुल्क हैं और किसी मुल्क को ये हक नहीं हम देंगे कि वो हमारे अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी करे। हमारी अपनी अदलिया है, हमारे अपने इदारे हैं और वो एक जस्टिस का सिस्टम जो है, चाहे अच्छा या बुरा आपको लगे, वो इन प्लेस है और वो बिल्कुल हर तरीके से हम उसको एक्सेप्ट भी करते हैं और उसको फॉलो भी करते हैं। हम इनके बिल्कुल किसी मामलात में दखल अंदाजी नहीं करते। कैपिटल हिल में 18-18 साल की जो हमला हुआ था, 18-18 साल की इनको सजाएं मिली हैं, हमने तो दखल अंदाजी नहीं की। इसी तरह से इंग्लैंड में भी जो EU अभी कह रहे हैं, इन्होंने भी अपने 2012 में कुछ इसी किस्म की सूरत हाल थी और बड़ी बड़ी सजाएं दी थी अपने लोगों को। तो मेरे ख्याल में देखें, गैर जमहूरी जो रवैया है उसकी वजह से हालात इतने खराब हुए हैं। कभी मुज़ाकरात के दरवाजे हम लोगों ने बंद नहीं किए। शुरू से हम कहते आए हैं कि आए, बैठें, पार्लियामेंट में बात करें। बिल्कुल उस्मा साहब, मेरा जो सवाल था वो बड़ा अहम था, आप अगर उस पर कमेंट कर दें। मैं उस पे आ रही हूँ ना। देखें, अब जब इन्होंने इनके सारे हरबे नाकाम हो गए, इन्होंने रियासत पे हमले किए, इन्होंने 9 मई किया। अब ये 9 मई को भी नहीं मानते हैं, थोड़ी सी तो मेरे ख्याल में शर्म हया कर लें कि एक सिस्टमैटिकली इन्होंने 30 फौजी तंसीबात पे हमले किए। ये कोई कोइंसिडेंस या कोई इत्तेफाकिया नहीं ऐसे हुआ। यास्मीन राशिद को मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, लिबर्टी चौक में लोगों को बुलाया और फिर उनका मुंह रुख जो है वो जिना हाउस की तरफ करके कि चलो जिना हाउस जाएं। आप लोगों को जब निकालते हैं तो आपको कंट्रोल भी करना पड़ता है लोगों को। ये नहीं कि निकाल के तो आप शुतर में हाथ छोड़ के खुद सारे गायब हो जाएं। इनकी लीडरों ने तो ये हर दफा आपने ये भी 26 को 24 को भी यही हुआ था। इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से तो मानने से इनकारी हो, तो कह रहे तो हमारे लोग ही नहीं, हम थे ही नहीं, हम तो रोक रहे थे कि वहां ना जाएं। ये है कि आप लोग अफगान बहुत सारे इन्होंने भरे हुए थे जिनका आईडी कार्ड भी नहीं था। यही तो हम बैठ के पिट रहे हैं कि ये क्यों इस तरह से जत्थों को लेके आते हैं जो कि मुसल्ला होते हैं और जाके हर दूसरे दिन ये इंतजामिया और पुलिस लेके केपी के तो चढ़ाई कर देते हैं। पार्लियामेंट में क्यों नहीं आते? ये पार्लियामेंट में इनके लोग बैठे हुए हैं 100 से ऊपर, इतनी इनकी वहां पे प्रेजेंस है, मौजूदगी है। क्यों नहीं है कि ये फाल ऑपोजिशन का किरदार अदा करते? क्यों नहीं वहां बैठ के अपना मुकदमा लड़ते? और देखें, बात सारी ये है कि जब सब इनके हरबे नाकाम हो गए, अब ये मुज़ाकरात कर रहे हैं क्योंकि इनको पता लग गया है कि 25 लोगों को तो सजा भी हो गई है और वो मिलिट्री कोर्ट्स जो है, अब मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल्स होना बहुत जरूरी है क्योंकि आपका आईन कहता है कि अगर आप फौजी तंसीबात पे हमला करेंगे तो ऑफिशियल आर्मी सीक्रेट एक्ट के अंडर आप आएंगे। इन्होंने क्यों नहीं आईन पढ़ा ये काम करने से पहले? अब ये आए बाएं शायद जो मर्जी करते रहे। ये कहते हैं ये समझें कि ये मुज़ाकरात जो होंगे उनमें जो नुकात हैं 3 मैंने जो आपके सामने रखे हैं, जो बीइंग द जर्नलिस्ट मैं समझ सकता हूं कि ये अव्वल होंगे, क्योंकि बानी पीटीआई नहीं तो पाकिस्तान नहीं के नारे भी हमने सुने हैं ना। अगर बानी पीटीआई नहीं तो पाकिस्तान नहीं तो फिर क्या होगा? यही तो इनको समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान रहेगा तो हम रहेंगे ना। आप किस पे हुकूमत करेंगे? अगर मुल्क ही नहीं होगा तो आप किस पे हुकूमत करेंगे? अच्छा, अदलिया की देखें, ये अगर कहते हैं बानी को रिहा करो तो जितनी ऑपोजिशन, मेरे भाई बड़े सही इन्होंने बात की पीपल्स पार्टी वालों ने, कि जब आपकी मर्जी के जब फैसले आए थे, आपको इद्दत के केस में आप बरी हो गए, आप साइफर केस में बरी हो गए, आप तोशाखाना 1 में बरी हो गए, वो तो बड़े अच्छे आपको डिसीजन लगे अदालतों के। अब जो बकाया रह गए हैं उनका भी इंतजार कर लें। ये तो नहीं ना कि हर चीज आपके हक में होएगी। जो भी फैसला आएगा उसका इंतजार करें। बानी साहब खुद बाहर आ जाएंगे अगर वो अपने आप को बेगुनाह साबित कर लेंगे। बाकी भी तो सारी लीडरशिप पीपल्स पार्टी की और नून लीग ने अदालतों से रिलीफ उनको मिला ना। इन्होंने तो सबको डेथ सेल में रखा हुआ था। इन्होंने किसको छोड़ा था 3.5 साल में? किसी को नहीं छोड़ा इन्होंने।
तो ये सारी देखिए, और जुडिशियल कमीशन, सबसे पहले तो मैं कहती हूँ कि पारा चिनार में जो 100 लोग वहां पे हलाक हुए और शहीद हुए, पहले तो उस पे जुडिशियल कमीशन बने ना, कि केपी की हुकूमत किधर थी, केपी का चीफ मिनिस्टर किधर था, क्यों नहीं उनकी दाद रसी की, क्यों नहीं उनके लिए कुछ किया। करोड़ करोड़ रुपए इनको वो लाशों के लिए तो वो इन्होंने किए जो कि है ही नहीं, जो कि इनके सोशल मीडिया में बनी। मैडम, मुझे लेकिन ब्रेक का जो कहा जा actual- रहा है। ब्रेक से वापस आके मैं जो है नजमी आलम साहब और सलबुलंद खान साहब से ये जवाब लेने की कोशिश करूंगा जो आपने सवाल उठाए बड़े अहम है। ब्रेक तक वञो, वापस ईंदा से हिन ते ॻाल्हाईंदासीं। हिकु बार ॿी रवां पंहिंजे प्रोग्राम में भलीकार पे चवां। ब्रेक खां पहिरियां ॻाल्हि कयूं पिया पाकिस्तान जे सियासी सूरत हाल ऐं फ़ैसिले जी घड़ी में वॾनि फ़ैसिलनि जी। उज़मा कारज़र साहिबा ने वॾा सवाल उथारिया हुआ त पंजाब, केपी, बलूचिस्तान ऐं सिंध ऐं विफ़ाक़ जी ॻाल्हि त आहे, पर किथे न किथे हिन वक़्तु पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ उन्हनि कयल ॾोहनि तां पोइ ते छो थी हटे, ये बड़ा अहम सवाल है। सरबुलंद खान साहब फरमाइएगा, उज़मा कारज़र साहिबा ने जो बड़े सवालात उठाए हैं कि 9 मई के वाक़यात हैं, दीगर वाक़यात हैं, मगर उन वाक़यात से आप आसानी से उससे मुकर जाते हैं, वो मानने से आप इनकारी हैं। देखिए जी, उस्मा कारदार साहिबा का तो अपना एक पॉइंट, जी जी सरबुलंद खान साहब, आपकी आवाज़ आ रही, मेरी आवाज़ आ रही है आप तक? अच्छा, कोशिश करें आ जाए। नजमी आलम साहब, आप तक आवाज़ आ रही है मेरी? आपकी आवाज तो मेरी आवाज आ रही है आपको? जी हाँ, अब आ रही, अब आ रही। देखिए, इश्यूज ये है, उस्मा कारदार साहिबा ने बात की है। हम तो ये कहते हैं कि इस वक्त जो इशू है पाड़ा चिनार का, वो वफाक का और सूबे का मुश्तरका इशू है, पाकिस्तान का इशू है। इसमें तमाम इदारों ने मिल के इस क्रिटिकल सिचुएशन से नबर आजमा होना है और उसको हैंडल करना है। ये सिर्फ हैंडल करने वाला इशू है। मुल्क का सबसे ज्यादा जो 25 करोड़ आवाम का मसला है वो महंगाई है। पेट्रोल के प्राइस 3 रुपए मजीद बढ़ गए हैं और आटा, चीनी, घी गरीब आदमी की पहुंच से दूर हो गए हैं। एक आम बंदा इतनी महंगाई में जो इन्फ्लेशन है वो 2 डिजिट में है। इन्होंने बड़े दावे किए, बहुत इन्होंने IMF से पैसे लिए और कहा कि भाई हम उसको सिंगल डिजिट में लाते हैं, उसमें भी ये नाकाम हुए हैं। तो IMF ने भी इनको हरी झंडी दिखा दी है और अभी नेशनल इंटरनेशनल प्रेशर भी बन गया है। तो मुल्क चलाने के लिए जो पीछे जो ताकतें हैं इस वक्त, जो फॉर्म 47 की जाली हुकूमत है उसके पीछे जो ताकतें हैं, ये उनको मैं खराज तहसीन पेश करूंगा आपकी तवज्जुह से कि जब अब तक ये नाअहल हुकूमत जो फॉर्म 47 की जाली हुकूमत है, वो अब तक इनकी बेड गवर्नेंस की वजह से उसका बोझ भी वो उठा रहे हैं। तो कब तक उठाएंगे? इस बेड गवर्नेंस की वजह से ये इनके हालात हो चुके हैं। अब गुड गवर्नेंस की जरूरत है। मुल्क को सबसे बड़ा जो इस वक्त सामना है वो माशी जो है एक चैलेंजेस है, लेकिन सियासी चैलेंजेस का भी बड़ा फुकदान इसलिए है कि पाकिस्तान के 6 करोड़ से ज्यादा लोगों ने इमरान खान पे इत्मीनाद किया है पूरे पाकिस्तान में, और उस वोटों की जो नुमाइंदगी है वो फ्लोर के ऊपर नहीं है। तो अवाम में ये बेचैनी नहीं, मगर आपके लगभग 100 के करीब जो है इस वक्त नेशनल असेंबली में जो है मेंबर हैं। जो उज़मा कारज़र साहिबा कह रही थी कि पार्लियामेंट के अंदर बातचीत होनी चाहिए, जो भी एहतजाज है आपका पार्लियामेंट में होना चाहिए। केपी में आपकी हुकूमत है, सिंध में आपके MPs बैठे हुए हैं, पंजाब में बैठे हुए हैं, तो रोडों पे ये मारधाड़ और सियासत क्यों? देखिए, बात ये, जिस वक्त हमारे बंदे फ्लोर पे बात करते हैं रात को फिर घर में नहीं सो पाते, फिर डाला आता है और पुलिस आती है, उनके घरों पे रेड करती है, चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल किया जाता है। एक आदमी अपनी इज्जत कितनी दफा जो है वो तार तार करेगा और उसकी इज्जत चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल होता रहेगा। इस मुल्क में तो अनाउंस सरबुलंद खान साहब कथा कलामी हो रही है। जानकी अमान पाऊं तो मेरे जो जर्नलिज्म का कैरियर है इसमें मैंने जो तनकीद आज तक इदारों पर ना सुनी ना देखी, जितनी तनकीद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान ने सूबाई और कौमी असम्बली और आपकी सीनियर क़यादत कर रही है, सरकारी जो कह सकते हैं कि मौजूदा हुकूमत पर, सरकार पर, इदारों पर, अदलिया पर, मीडिया पर, किसी को आपने नहीं छोड़ा। और आपकी एक ब्रिगेड है जो
हम अगर सच बोलते हैं तो वो हमें गालियां देना शुरू कर देते हैं सोशल मीडिया पे। तो आप कैसे कह रहे हैं कि आपको बात करने की इजाज़त नहीं है? मैं तो अरसा दराज से आपको भी शामिल करता हूं प्रोग्राम में, वो भी बराह रास्त चलता है, कोई डिले नहीं होता, ना एडिट करते हैं। और भी आपके जो मेंबरान हैं सूबाई असेंबली, कौमी असेंबली, वो आते हैं, उनकी भी जो बात है वो हम बराह रास्त नशर करते हैं। तो फिर ये मीडिया कंट्रोल और बात नहीं करने देते, डाला आके उठा के जाता है, तो ये मुझे समझ में नहीं आ रही। आपको अगर पता नहीं है, मैं आपको बता दूं, हमारे एक एक मेंबर के ऊपर कम से कम 50-50 पर्चे दहशतगर्दी के हो चुके हैं। और उसमें अभी हमारे आलमगीर साहब जो है उनको घर से उठा लिया गया और उसको तकरीबन करीब 3 हफ्ते से वो जेल में रहे। आपने आलमगीर की वीडियो देखी थी? आलमगीर साहब ने जो जाके डी चौक पर जिस तरह से उसके फुटेजेस वायरल हुए, अगर उन्होंने कोई ऐसा काम किया है तो उस पर क्या कानून हरकत पे नहीं आएगा, उसको गिरफ्तार नहीं करेगा? वो पुरअमन एहतजाज करने गए थे और उसको छोड़ो, वो जिस एफआईआर में गिरफ्तार हुए हैं, जिस एफआईआर में वो गिरफ्तार हुए हैं, वो जो 9 मई के बाद कुछ पर्चे कटे थे, उनमें से किसी एक में उसकी जमानत कैंसिल हुई है। और वो जमानत की मैंने तो सरफराज खान साहब एफटीसी बिल्डिंग गोरा कब्रिस्तान शाहरा फैसल पे कराची पर पीपल बस सर्विस जो अल्लाह अल्लाह करके हमें सिंध हुकूमत दी, वो जलाते हुए आपके कारकुनान नजर आए। तो फिर जब ये बात होती है तो फिर आप कहते हैं कि जी उसकी जमानत हुई और फिर एफआईए ने एक झूठी एफआईआर काटी है जिसका कोई सर पैर नहीं था, कल जाके उसकी जमानत हुई है। तो आपको इस बात से अंदाजा हो कि जो बंदा एहतजाज करने भी जाता है तो उस पर भी जो है पर्चा कटता है, जो बात करता है उस पर भी पर्चा कटता है। तो हम इस तरह की सिचुएशन से, हमारे पे हजारों पर्चे कट चुके हैं आफ्ताब भाई। ये इस तरह की सिचुएशन है, ऐसी नहीं है जैसे आप समझ रहे हैं। हमारे वर्कर्स को घरों से नहीं निकलने दिया जा रहा। पहने हुए मैं उतार देता हूँ, ये ऑन ईयर ग्लासेस उतार देता हूँ मैं सरबुलंद खान साहब, ये जो मैंने ग्लासेस पहने में उतार देता हूँ, शायद ये हुकूमत के हों या किसी इदारे के हों, मुझे आप अपने ग्लासेस दे दें, मैं पहन के देखूं, जिससे मुझे नजर आए कि वाकई आपके साथ जुल्म हो रहा है। पीपल्स बस सर्विस मैंने जलती हुई देखी है कराची की शाहराहों पर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान इंसाफ हाउस के सामने जो है पुलिस के ऊपर जो है पथराव आपका मैंने होते हुए देखा है। आपके जो है ना जलाओ गिराव की जो है सियासत जो ये पहली दफ़ा जो है हमने देखी, तो हम खुद हैरान हो गए कि आप जैसे जो है मुख्तलिफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में सीनियर रहनुमा जो बड़े नफीस इंसान थे, वो पता नहीं कैसे किसी और राह पे चल पड़े। तो ये मुझे आप बताइए, होकर कौन रहा है, करवा कौन रहा है? देखिए, हम तो इस बात की बिल्कुल कतई उसको हम जो है हौसला नहीं देंगे कि जिन्होंने भी जलाओ घेराव किया उसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन आपको याद होगा कि अभी 27 दिसंबर आ रही है, एक बहुत बड़ा सयाह तरीन दिन है और इस दिन जो है बहुत बड़ा अलमनाक एक दर्दनाक वाकया हुआ और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद हमसे बिछड़ गई। लेकिन उस दिन आपने देखा होगा पूरे पाकिस्तान में कितने ट्रेले जले, कितने एटीएम टूटे, कितनी दुकानें लूटी गई, कितनी गाड़ियां जलाई गई। इसका तो तस्वुर किसी ने किया ही नहीं है। ना कोई दहशतगर्दी का पर्चा कटा, ना कोई एफआईआर कटी, ना कोई आसानियां हुआ। और मैं इस बात के हक में भी नहीं हूं कि कोई इस तरह के एफआईआर कटे, लेकिन यहाँ तो इस तरह का कोई वारदातें कोई हुई नहीं, कोई गाड़ियां नहीं जली, कोई दफातर नहीं जले, कोई दुकानें नहीं जली, कोई बंदा को जो है जख्म नहीं आया। लेकिन फिर भी हमारे खिलाफ अब तक एफआईआर है, हजारों एफआईआर है। इमरान खान के ऊपर 250 पर्चे अब तक कट चुके हैं। आप मुझे बताएं, एक बंदा एक वक्त में 9 मई और 26 तारीख को आप 27 दिसंबर से कंपेयर कर रहे हैं कि मोहतरमा की शहादत पर जो अवामी रिएक्ट था, रद्द-ए-अमल था, उस पर जो है एफआईआर नहीं कटी। अवाम का था ना सर जी, आप क्या समझ रहे हैं कि रद्द-ए-अमल नहीं था? यही तो रद्द-ए-अमल था, अवामी रद्द-ए-अमल था। लेकिन पीटीआई के किसी मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत को आप यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत को अप्रिशिएट नहीं करेंगे कि सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया। उन्होंने पाकिस्तान के अगेंस्ट बात नहीं की। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम जो है सिंध अलग करेंगे, हम जो है गोलियां और बारूद लेके विफाक पे हमलावर होंगे, पंजाब पे हमलावर होंगे। हमने भी ये नहीं कहा आफ्ताब भाई, हमने कभी भी नहीं कहा। आपने नहीं, अली अमीन गंडापुर कह रहे हैं, आपके सीएम कह रहे हैं, एहतजाज की आपके सीएम कह रहे हैं। नजमी आलम साहब 25-26 नवंबर में गए, निहत्ते गए। नजमी आलम साहब मार खाई, हमारे 1100 कारकुनान अंदर हैं। जी, इन्होंने जो बात की वो पब्लिक का एक रिएक्शन था, लेकिन हमने उस गलती की आग पे तेल नहीं डाला, हमने पानी डाला।
कि कब पाकिस्तान कप्पे कहकर। अगर उस वक्त पीपल्स पार्टी सिर्फ अपनी जात का सोचती, बीबी का हमने बीबी की सोच को के तहत किया कि नहीं पाकिस्तान पहले है, हम पाकिस्तान को बचाएंगे, वरना उस वक्त पाकिस्तान टूट जाता। अगर पीपल्स पार्टी इमरान खान वाली हरकतें करती तो हुसैन को कोई पाकिस्तान के साथ नहीं रख सकता था, जितनी आग लगी हुई थी। लेकिन हमने जिम्मेदारी का सबूत दिया, हमने अपना इतना बड़ा नुकसान जिसकी हमें कभी तलाफी नहीं हो सकती, मोहतरमा की शहादत की, हमने उसको भी पिया और हमने कहा कि पाकिस्तान कप्पे, तो ये पाकिस्तान बचा था, वरना आज ये पाकिस्तान नहीं होता अपनी जगह पर। अगर उस वक्त पीपल्स पार्टी की क़यादत इमरान खान जैसी गैर जिम्मेदारी करती। अभी 2 दिन पहले इनकी बहन कह रही थी कि बाहर से रिमिटेंस भेजना बंद कर दो। आपको पता है जो मिडिल ईस्ट में लोग हैं वो कैसे भेजना बंद कर दें? उनके तो घर चलते हैं यहाँ पर, उनके मिडिल ईस्ट से जो भी कमाने गया हुआ है या बाहर के मुल्कों में, वो अपने घर वालों को पैसे भेजते हैं, हवाला और हुंडी के जरिए भेजें। वो करें भेजना है तो एक नेटवर्क सिस्टम के ना भेजें और हवाला और हुंडी को फरोग दें। क्या करना चाहें, गैर कानूनी काम के लिए कह रहे हैं, फिर कहते हैं कि हम पे केस ना बनाओ। आप अगर लोगों को गैर कानूनी काम करने के लिए कहेंगे तो कानून तो आपको पकड़ेगा। सेकंड बात यह कि बार बार इंटरनेशनल प्रेशर की बात हो रही है यहाँ पे। देखिए, इंटरनेशनल प्रेशर कुछ नहीं होता है। यहाँ पर अमेरिका का जिस चीज में मफाद होगा वो उस वक्त किसी को याद नहीं आया जब हमें कोड़े लग रहे थे, हमारे लोग फांसियां चढ़ रहे थे मिलिट्री कोर्टों से। अमेरिका ने 10 साल मुंह से अल्फाज नहीं निकाला, इसलिए कि ज़िया को उनको सूट करता था। जब नवाज शरीफ साहब सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को घसीट के ले जाके मुशर्रफ ने डाला, उससे अमेरिका को सूट करता था, तो उसने कुछ मुशर्रफ को 10 साल नहीं बोला कि भाई आपने ये कैसे कर दिया, ये एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को उतार के फेंक दिया। इस वक्त अमेरिका की जरूरत है, अमेरिका को तकलीफ है CPEC की, जिसको इमरान खान ने स्लो डाउन कर दिया था। अब CPEC दोबारा अपनी स्पीड पकड़े हुए है। क्या वरना हम पे जो पाबंदियां मिसाइल की लग रही हैं, क्या पाकिस्तान की ताकत है अमेरिका पे हमला करने की? नहीं है हमारी ताकत। अमेरिका जब चाहे उनकी टेक्नोलॉजी हमें वो एक दिन में खत्म करके रख दे। हमें हमारे मिसाइल अमेरिका का क्या कर सकते हैं? ये सारा प्रेशर इमरान खान के लिए यहूदी लॉबी क्रिएट कर रही है, जो बात कर रहे हैं ना। वरना जब अमेरिका इतना इंसानी हकूक का लंबरदार था, ज़िया के 10 साल एक जुमला अमेरिका के मुंह से नहीं निकला। किसी यूरोप के मुल्क ने नहीं कहा कि ये कैसी गैर तरीके से हो रहा है, कैसे एक आदमी फौजी वर्दी में इलेक्शन लड़ रहा है, हमारा आइन तो नहीं इजाजत देता। वही अमेरिका में किसी ह्यूमन राइट्स को असर नहीं हुआ। इससे अमेरिका की जरूरत है कि किसी तरह CPEC रुके, क्योंकि उसकी चाइना से जंग है। उसके लिए हमें निशाना बनाया जा रहा है और उसके लिए इमरान खान को लाया गया यहूदी लॉबी से। चले नजमी आलम साहब, ये तो ठीक है कि एक लॉबी है। आज आप हो जाए ये, क्योंकि इमरान खान के दौर में सबको पता है कि CPEC स्लो डाउन कर दिया गया था, जिसमें चाइना जैसा तो मुल्क हमसे नाराज हो गया था, जिसका बिलियंस और बिलियंस ट्रिलियन डॉलर यहाँ लगे हुए हैं। तब तो अमेरिका को अच्छा लग रहा था पाकिस्तान। बिल्कुल। नजमी आलम साहब, आप साथ ही रहिएगा। गालियां दे रहे थे कि अमेरिका ने मेरी हुकूमत गिराई है, वो तो पूरे पाकिस्तान ने सुना ना। उससे भी ये डिनाई कर दे कि इमरान खान वो कागज लहरा करके जी अमेरिका ने ये कर दिया, अमेरिका ने ये कर दिया, वो भी तो हकीकत है ना। मगर आज तो अमेरिका साथ खड़ा हुआ है, आज तो अमेरिका अच्छा है, आज तो आलमी इदारे अच्छे हैं सर। वो तो आज तो यूरोपीय यूनियन अच्छी है। मैंने कहा ना, वो अमेरिका का जो इंटरेस्ट है उस पर बोलते हैं ये। यूरोप क्यों नहीं फलस्तीन पे कोई बोल रहा? रोज मुसलमानों को 100 मुसलमान 200 मुसलमान मर रहे हैं, अमेरिका की तरफ से कोई जुमला, कोई इल्जाम नहीं हो रहा। इनको सिर्फ यहाँ पे 4 आदमी को सजा हो गई तो जी इंटरनेशनल बरादरी को बड़ी इंटरनेशनल प्रेशर बन गया। इंटरनेशनल प्रेशर बने फलस्तीन पे, कश्मीर पे बने, वहां कोई नहीं बोलता। जहां अमेरिका का इंटरेस्ट है वहां बोलता है। अमेरिका का इंटरेस्ट ये है कि कोई ऐसा आदमी आए, ऐसी गवर्नमेंट आए जो उसको खत्म करे CPEC को, इसलिए इमरान खान को वो सपोर्ट करते हैं। अरफलान खान साहब, आप रिस्पांस करना चाह रहे थे? मैं मोहम्मद अकमल की तरफ जाना चाह रहा था, मगर आपने मुझे कहा कि मैं रिस्पांस करूंगा। जी देखिए, मैं ये तो कह रहा हूँ कि 27 दिसंबर आ रहा है और वो जो इन्होंने बात है कि उसका जवाब है मैं दूंगा, लेकिन ये बताएं कि मोहतरमा शहीद रानी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की आज शहादत का तकरीबन 18 साल शायद होने को होंगे। 18 नहीं 16-17 साल हो गए। इन 16-17 सालों में पीपल्स पार्टी हमेशा इख्तिदार में रही है और शुरू में 5 साल की इंतकाम के नाम से ही हमने देखा कि उनके कातलों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। अब तक वो इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं हुई?
क्यों मोहतरमा शहीद बेनजीर भुट्टो साहिबा के कातलों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? शुरू में तो उन्होंने काफ लीग को कातल लीग कहा और फिर उसको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया। तो ये क्या क्या ये मैं हम क्या समझे कि मोहतरमा के खून का सौदा हुआ है? क्या पीपल्स पार्टी ने इख्तिदार के बदले उस खून को भूल गई जो रातों रात जो है वो सारे सबूत मिटाए गए? ये सारे सवाल हैं जी। और ये पीपल्स पार्टी की बड़ी जिम्मेदारी है कि उन कातलों तक पहुंचने के लिए सब जोड़ कोशिश करे। मैं समझता हूँ कि सियासी तालमेल लेकिन इनके मुंह से मौलाना फजल रहमान डीजल, मौलाना फजल लेकिन रहमान, कोई मौलाना तरह का फजल मामला रहमान हमने से नहीं आपका देखा। जलसा जो गर्म होता जिम्मेदारी था। बनती है कौमी सरबुलंद खान साहब कौमी सुनिएगा, जो कातिल सरबुलंद खान जी, कौमी सुनिएगा, कातिल है, वो ये नहीं सुनिएगा कि किसी सर, एक का। थोड़ा हौसला कर लें, जी, सुन जी। लीजिएगा कि आपका जलसा मौलाना फजल रहमान डीजल कहने से आपके कायद और बानी पीटीआई शुरू होते थे। अचकजई साहब की जो है वो छाल ओढ़ के और उस तरह पे तनकीद करते थे और तमाम जो है जो आपके मुखालिफ थे उन पे तनकीद करते थे। आज आपका जलसा, आपकी मीटिंग, आपके टॉक शो ना अचकजई के बगैर कंप्लीट होते हैं, ना मौलाना फजल रहमान के बगैर कंप्लीट होते हैं। आपकी क़यादत जो है चली जाती है मौलाना फजल रहमान के जो है पीछे जाके नमाज भी पढ़ देती हैं, जो कि इमामत भी करवाते हैं, उनकी इमामत में आप पीछे खड़े हो जाते हैं। आज आपको अच्छे लगते हैं, मगर जो है अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ और जरदारी साहब ने पाकिस्तान बचाने के लिए आगे बढ़े तो वो आपको पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लग रहा। नजमी आलम साहब। नहीं, हमें क्यों नहीं बुरा, हमें क्यों बुरा लगेगा, लेकिन इनके कातलों तक आज तक रसाई नहीं हुई। हम तो ये कह रहे हैं, इन्होंने खुद कहा था कातिल लीग, तो जी। हम ये कह रहे हैं कि कम से कम उनके कातलों तक पहुंचा जाए। और नजमी दूसरी आलम बात साहब। ये है, अमेरिका का जो इंटरेस्ट है, अमेरिका नजमी का आलम जो साहब को इंटरेस्ट- दीजिएगा मौका। नजमी आलम साहब। जी जी। सर मैं कह रहा हूँ ना, इनके तो कॉल ऑफ फेल में ये तो आज मुशर्रफ को गालियां देते हैं, कल मुशर्रफ के रेफरेंडम की हिमायत करते कर रहे थे इमरान खान साहब। उस वक्त ये समझ रहे थे मुशर्रफ इनको प्राइम मिनिस्टर बना देगा, मुशर्रफ ने नहीं बनाया तो ये मुशर्रफ के मुखालिफ हो गए। ये डमी आदमी है जिसको जनरल हमीद गुल के गमले का लगा हुआ पौधा है ये, और जी। इसीलिए ये वहां से बाहर से इसको हम पे फिक्स किया गया है। पूरी यहूदी लॉबी इनकी बैक पे है। जब ये तो मदीने की रियासत का जब लंदन में मेयर का इलेक्शन होता है तो अपने साले की यहूदी की कैंपेन चला रहे थे पाकिस्तानी के खिलाफ। वहां पे मेयर पाकिस्तानी जीता, वो जो बस ड्राइवर का बेटा था। और ये इमरान खान अपने साले यहूदी साले की कैंपेन चला रहे थे लंदन जाके। तब तो इनको याद नहीं आया कि मेरा पाकिस्तानी वहां इलेक्शन लड़ रहा है, बिल्कुल इसके खिलाफ कैंपेन कर रहा हूं। बिल्कुल। अकमल साहब, मैं आपकी जाने पाऊंगा। अकमल साहब, अकमल साहब, मोहम्मद अकमल साहब, मैं आपकी जाने पाऊंगा। सर, ये तो सियासी सूरत हाल है, मगर बात करें ये जो अमेरिका का प्रेशर है, यूरोपीय यूनियन का प्रेशर है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, ये तमाम चीज़ें अब नज़र आ रही हैं। नजमी आलम साहब ने भी जिसकी निशानदगी की, आप भी समझते हैं कि पाकिस्तान में और मामलात भी होते हैं, उनके ऊपर इतना रिएक्ट नहीं आता, मगर इमरान खान और दीगर जो मामलात होते हैं उस पर इतना रिएक्ट आ जाता है। उसकी वजूहत क्या है सर? ये जो लॉबीज़ हैं जो वहाँ पे काम कर रही हैं अमेरिका के अंदर। देखिए, रिएक्शन आना या ना आना उसको तो मैं बाद में बात करता हूँ, लेकिन जब पाकिस्तान की आप बात करते हैं तो आप देखें अभी पूरे शो के दौरान जो है वो हमारे जो मेहमान हैं वो एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगाते रहे, और मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे कोई सास बहू का जो है ना वो झगड़ा चल रहा है। वो उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है, हमने पाकिस्तान खपे का नारा लगाया, दूसरा कह रहा है कि जी आपने 9 मई किया। तो बस इसी जो है ना वो लगाया हुआ गोल गोल चक्करों में अवाम पिसती जा रही है, उसका सियासतदानों को फिक्र ही नहीं है। तो ये आपका जो टॉक शो है माशाल्लाह ये पूरे पाकिस्तान की जो है वो अक्कासी कर रहा है इस वक्त कि किस हद तक ये हमारे सियासतदान जो हैं वो सीरियस हैं पाकिस्तान के मसले को या गरीब आदमी के मसाइल को हल करने में। मैं अगेन आपसे कह रहा हूँ कि जी माशी मसले, इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आनी चाहिए, इन सब चीज़ों के ऊपर हमें फोकस करना चाहिए। हम लगे हुए जी वो अमेरिका दोस्त है, फलाना दुश्मन है। भाई सीधी सी बात ये है कि इस वक्त जो है वो किसी भी मुल्क का, वो खुद मुल्क अपना दोस्त हो सकता है, किसी दूसरे मुल्क का ये समंदर से गहरी और
पहाड़ों से ऊंची, ये सब जज्बाती बातें हैं, पुराने नुस्खे हैं ये। अब अगर पाकिस्तान ने अपनी मदद करनी है तो खुद अपनी मदद करनी पड़ेगी। हमारी आवाम को जो है वो मुल्क को आगे लेके जाना पड़ेगा। किसी कोई दोस्त नहीं है, दुश्मन नहीं है। हर एक मुल्क जो है ना वो अपना मफाद सबसे पहले देखता है, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो अमेरिका हो। तो पाकिस्तान को भी जो है ना वो अपना मफाद सामने रखना चाहिए। हमारे सियासतदानों को भी पाकिस्तान का मफाद सामने रखना चाहिए। जो आप बात कर रहे हैं कि रिएक्शन आता है, अब रिएक्शन देखें जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, आप उसको कंपेयर कर रहे हैं 1988 वाले हालात से, तो वो तो मुमकिन नहीं है ना। उस वक्त ना सोशल मीडिया था, ना उस वक्त जो है वो इतनी सारी चीजें आपने टेक्नोलॉजी की बात की तो आज टेक्नोलॉजी की बात की मोहम्मद अकमल साहब, तो आज बी बिलावल भुट्टो जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के यंग चेयरमैन हैं, वो आज सिंध यूनिवर्सिटी में खिताब करते हुए आज उन्होंने भी टेक्नोलॉजी पे थोड़ा जोर दिया स्टूडेंट के सामने। उन्होंने कहा अब मोटरवेज और हाईवेज और रास्ते नहीं चाहिए, हमें इंटरनेट चाहिए, हमें जो है 3G 4G 5G चाहिए, हमें जो है आगे बढ़ना है, हमें जो है इंटरनेट की पाबंदियों से निकलना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात की है बिलावल साहब ने। और मैं मतलब इस वक्त पूरी दुनिया जो है वो ग्लोबल विलेज बनती जा रही है। एक तार से भी क्या, अब तो वायरलेस से जो है ना कनेक्ट होती जा रही है। एक तरफ अगर आप इंडिया की मिसाल लें तो उनकी सिर्फ आईटी की एक्सपोर्ट जो है वो तकरीबन $200 बिलियन को क्रॉस कर रही है। हमसे जो है ना वो आईटी की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो 5 बिलियन से ऊपर नहीं जा रही हैं। अब वो इंटरनेट स्लो हो गया, उस चक्कर में जो है ना वो और मजीद हमारे यहाँ आईटी नेट मतलब हमें जो है ना वो बाकायदा पुराने जमाने में पहुंचाया जा रहा है। इतनी कोशिश के बावजूद जो है वो सारी, आपको पता है जितनी भी इस वक्त सर्विसेज हो रही हैं, चाहे वो टैक्स कंसल्टेंसी की सर्विसेज हो, कुछ भी हो, बाहर से बैठे हुए लोग हों, वो इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं। अब इंटरनेट जो है ना वो समझिए एक रीढ़ की हड्डी है। अगर आपने वो डिस्कनेक्ट कर दिया तो आप समझिए आपने नौजवान नस्ल के जो है ना वो बिल्कुल सोचने समझने की सलाहियत खत्म कर दी। वो तो उनके सोचने समझने की सलाहियत है, उस पाँव है उनके जिनसे वो चलते हैं, वो कमाते हैं उससे, और उसका जो है ना वो हमारे लोगों को फिक्र नहीं है। अच्छा है कि उन्होंने बिलावल साहब ने इसके ऊपर जो है वो बहुत ज्यादा जोर दिया है। मैं खुद जो है ना वो इसी तरफ ज्यादा फोकस करता हूं कि हमें टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना चाहिए, अपनी आईटी की एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर जो है ना वो आईटी का है। और हमारे जो बच्चे हैं, जो नौजवान नस्ल है, वो किसी भी हद तक किसी भी तरीके से कम उस्मा कारदार साहिबा, मैं आप तरफ आऊँगा। एक तो ठीक है, माना कि जो है आईटी और दीगर मामला जो हैं वो बड़े सुस्त रवि का शिकार हैं। वफाकी हुकूमत कोशिश कर रही है कि एक तो तय है कि एक जो इकनॉमिक एक्सपर्ट हैं मोहम्मद अकमल साहब, वो हमारे प्रोग्रामों में कई दफ़ा आते रहे और हम इस पे बात करते रहें कि पाकिस्तान, अल्लाह ना करे कि श्रीलंका और क्लेफ्ट करता और श्रीलंका जैसे हालात होते, मगर उससे कहीं ना कहीं अब हम सुमूत में आ गए हैं। मगर ये जो सियासी अनारकी है जो कि अब तक थमने का नाम नहीं ले रही है, जैसे अकमल साहब ने कहा कि पीटीआई अभी भी अपने मौक़िफ़ पे अड़ी हुई है कि जी हमारे साथ जुल्म हुआ, हमारे साथ जो है 9 मई के वाक़यात करवाए गए, 26 तारीख के हमारे ऊपर हमले करवाए गए, हमारे कारकुनान 300 से फिर 280 से 12 से फिर पता नहीं 200 की फहरिस्त लापता की भी है। तो ये फिर मामला कैसे तय होंगे, किस तरह से तय होंगे पीटीआई के साथ? देखें, ये आप अगर हिस्ट्री जाके देखें तो जो पॉपुलिस्ट मूवमेंट्स होती हैं उनका जो सबसे बड़ा हथियार और जो वेपन होता है वो प्रोपेगेंडा होता है, और ये उसी प्रोपेगेंडा पे फलते फूलते हैं। आपने देखा कि ये जो आप इंटरनेट की बातें कर रहे हैं, ये क्यों स्लो हो गया है? क्योंकि इन्होंने एक जो मुस्बत उसके जो फवायद थे उनको अपनी एक बहुत ही बदसूरत किस्म की सोशल मीडिया की झूठ पे मबनी, फेक न्यूज पे मबनी, प्रोपेगेंडा पे मबनी कैंपेन चला चला के रियासत के इदारों पे हमले कर करके और घटिया किस्म की मुहिम चला चला के इन्होंने उसको बर्बाद किया। और आपको पता है, जब आपकी नेशनल सिक्योरिटी पे आप हिट करना शुरू करेंगे, आप अब अपने जो रियासती इदारे जो आपकी सिक्योरिटी जो है मेंटेन करते हैं, आपके अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों से वो मुकाबला करते हैं और लाखों की उन्होंने जानों के नजराने देते हैं। अगर आप उनको कमजोर करेंगे तो आप अपनी रियासत को कमजोर कर रहे हैं। तो अगर आप इस चीज की इजाजत दे दें तो फिर पाकिस्तान को कौन बचाने वाला है, मुझे आप ये बता देना। और इसी तरह से चाइना हो, रशिया हो, अमेरिका हो, सऊदी अरेबिया हो, सबने थोड़ा जो है ये सोशल मीडिया पे पाबंदियां लगाई हैं, क्योंकि शुतर पे मुहार तो आप नहीं छोड़ सकते ना।
सबको पता है कि हमने आईटी में बढ़ना है आगे, उसके बगैर चारा नहीं है। तो आप मेहरबानी करके जो मुस्बित चीजें अटैच्ड हैं इंटरनेट से, हजारों लोग हजारों डॉलर कमाते हैं घर बैठ के, खुदारा उनको तो फायदा हासिल करने देना इंटरनेट से। आप अब अपनी जो ये गाली गलौज और ये जो हेट कल्चर और ये अदारों के ऊपर चढ़ाई जो है, इसको तो खत्म करें खुदा के लिए, तब हम कहीं आगे जाके बढ़ेंगे। नेशनल सिक्योरिटी को आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। आपको पता है कि अब मरियम नवाज साहिबा जो है दिन रात जो काविश कर रही है, इस वक्त उन्होंने जो यूथ है उनकी स्टार्टअप्स के लिए 1-1 करोड़ रुपए का उन्होंने एक सत्तीर रकम जो है वो मुख्तस की अपने बजट में, कि आप इंक्यूबेटर्स में कोई नया आपके पास वो प्रोजेक्ट या प्रोग्राम है उसको आप लाएं, और अगर वो अच्छा फीजिबल है तो आपको 1 करोड़ इंटरेस्ट फ्री लोन दिया जाएगा। इसी तरह 30,000 उन्होंने स्कॉलरशिप्स दिए हैं बच्चों के ऑल ओवर पंजाब यूनिवर्सिटीज, इन्होंने अपने मेरिट से कई दाखिला लिया है आगे पढ़ाई करने के लिए। तो हम तो इन कामों में लगे हुए हैं, आप पता नहीं किन कामों में लगे हुए हैं। अब आप मईशत को देखें कि इस वक्त आप ये 38% पे आपका इन्फ्लेशन था, अब इस वक्त 7% पे इन्फ्लेशन आ गया है। आपका जो आप स्टॉक मार्केट को देख लें, वो 1.25 लाख कि उसे बुलंदियों को वो टच कर रही है। आप अपने डॉलर को देख लें, वो इस वक्त स्टेबल है। आपकी जो है इस वक्त फॉरेन रिमिटेंसेस जिनको ये लोगों को तरगीब दे रहे हैं कि बंद कर दो, ये तो वतन दुश्मनी है ना। 35 बिलियन वो हो गई है जो कि पहले से ज्यादा है। हमारी इस वक्त जो सरबुलंद खान साहब, मैडम सरबुलंद खान साहब को भी शामिल करूं। सरबुलंद खान साहब, वाइंड अप की तरफ जा रहा हूं। मैडम ने तो कहा हम तो काम कर रहे हैं, हम तो तरक्की की तरफ बढ़ रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब जो है वो काम कर रही है, वज़ीर आला सिंध काम कर रहे हैं, वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी काम कर रहे हैं, मगर KPK के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप मुल्क के लिए क्या कर रहे हैं? वो तो चाइना भी चली गई, चाइना से बड़े मुआहदे करके पंजाब की तरक्की तामीर के लिए आगे बढ़ रही हैं। इसी तरह जो है सिंध के CM आगे बढ़ रहे हैं, कि बलूचिस्तान के KP को और पाकिस्तान को आप कहाँ लेके जा रहे हैं? सर थोड़ा मुख्तसर कीजिएगा, वाइंड अप की तरफ भी जा रहा हूँ। सरबुलंद खान साहब, देखिए आपको यूं आवाज आ रही है आपको? जी जी। मैं यूं समझता हूं कि पंजाब की हुकूमत जो है सिर्फ एक फोक को जो है वो कंट्रोल नहीं कर पाई है। तो आप बताएं कि और ये क्या कर सकेगी? और पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी सबके सामने है। बल्कि मैं फेडरल की लेवल की बात करूंगा कि महंगाई जो है वो 253-54 रुपए पेट्रोल चला गया है, घी 500 रुपए से ऊपर 50 रुपए 100 रुपए अभी मजीद बढ़ गए हैं, और चीनी जो है 150 से ऊपर चली गई है। गरीब आदमी की पहुंच से तो सब चीजें दूर हो गई हैं। रोटी तो 12 रुपए की मिल रही है आपको, चीनी की कीमत अभी कम हुई है, पेट्रोल की कीमत 4-5 रुपए में मिल रही है, बिजली जो है 50 रुपए में मिल रही है। आपसे आप तो कोई कंपैरिजन कर ही नहीं सकते। पाकिस्तान के इंसाफ में पीटीआई ने 2013 से 18 से जो है दोबारा बल्कि थर्ड टाइम उससे ज्यादा मैंडेट लेकर आई है KPK में। तो ये इसका जीता जागता सबूत है कि गुड गवर्नेंस में हम पंजाब में भी जीते हैं, न सिर्फ यहाँ बल्कि पंजाब में भी जीते, और हम जो है सिंध में भी, कराची में सबसे ज्यादा नशस्तें हमने ली हैं। हमारी परफॉर्मेंस का यही सबूत है कि इमरान खान साहब के दौर में, हमारे दौर में गुड गवर्नेंस और बेहतरीन परफॉर्मेंस से कोई मुकाबिल नहीं था। और ये उस्मा कारदार साहबा भी टीवी पे आके हमारे इन तमाम काविशों को, कारकर्दगी को बयान करती। तो आपने तो हमें मायूस कर दिया ना, अब तो हमसे नाराज हो गई हैं, इसलिए आप ये नाराज होगी तो हमारी मुखातिब करेंगे। मैं समझता हूँ कि 80% लोग जो है KPK वो पंजाब में काम किया। अच्छा, सिंध हुकूमत की की मैं बात बताऊं। सिंध हुकूमत जो है, आप सिंध के किसी भी जिला में चले जाएं, ये पिंक बस इन्होंने अभी थोड़ी शर्जील इनाम मेमन ने कोई स्टार्ट की है। पिछले 40 सालों से चले, 40 ये बसें अब तक नहीं अच्छी बात है कि शर्जील इनाम मेमन ने शुरू तो की है। पानी के बूंद के लिए 15 दिन से पानी कराची में नहीं था। आपके इल्म में होगा, आफ्ताब भाई, करके मैं गलत कह रहा हूँ। 15 दिन के लोग जो है टैंकर खरीदने पे मजबूर थे। वो एक लाइन ब्रेक हुई थी और उसका काम भी चल रहा था। वो एक हादसा हो सकता है, मगर सिंध हुकूमत की मैं समझता हूं कि वो ये माँ या नियत नहीं थी कि वो 15 दिन पानी जो है कराची के लोगों को महरूम रखें। 2 दफा मेरे लाइन टूटी फिर बनी, लाइन टूटी फिर बनी, ये तो एक इत्तेफाक कह सकते हैं। मगर 2 दिन का काम था, इन्होंने 15 दिन लगा दिए ठेकेदार को अरबों रुपए पेमेंट करने के लिए। तो जो सिंध में आए हैं तकरीबन 40,000 अरब रुपए,
वो कहाँ गए, ये अब तक कोई हिसाब मांगने के लिए तैयार ही नहीं है। और हम समझते हैं कि जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है यहाँ कराची में जो मुजाफाती इलाके जी। हैं, जो हमारे दूरस्थ टाउन है, उनमें किसी किस्म के तरक्याती काम नहीं हो रहा। और मैं समझता हूं कि पीपल्स जी, पार्टी मुझे वाइंड अप का कहा जा रहा है। नजमी साहब हैं हमारे साथ, अगर अगर वोट लेने पे मुख्तसर आए तो रिस्पॉन्स इनके पास कर दें, तो मैं क्योंकि समझता सिंध हूं हुकूमत कि पे इनके पास तो कई सवाल मैं उठाए समझता हैं हूं कि पाकिस्तान पास तो तहरीक इंसाफ के। 20 सीटें भी नहीं होंगी। नजमी साहब, वो नजमी जवाब साहब पे नहीं सिंध में लेते, हमारी ये सिर्फ सीटें भुट्टो बढ़ती के जा नाम रही से हैं सियासत करते जी। हैं। अगर भुट्टो उसकी के वजह नाम इनसे सिंध के हटाया लोगों का जाए हम पे तो मैं एतमाद है। चैलेंज करता हूं सिंध कि के लोग 5 हमारी सीटें गवर्नेंस लेके से खुश दिखाएं। हैं तो हमें बार ये बार भुट्टो साहब की वोट दे के लेगेसी बनाते है। हैं ना। सरबुलंद खान साहब, नजमी साहब को सुन लीजिएगा, आपने सवाल उठाए तो वो थोड़े जवाब दे देना, मैं वाइंड अप की तरफ जा रहा हूं। जी नजमी आलम साहब, नजमी आलम साहब की आवाज मुझ तक नहीं पहुंच रही। नजमी आलम साहब सही सुन पा रहे हैं? अच्छा, चलें, बहुत शुक्रिया नजमी आलम साहब। सूबाई वज़ीर, अवां जी वॾी महिरबानी, अवां वक़्तु कढियो। मोहम्मद अकमल साहब, अवां जी वॾी महिरबानी, अवां वक़्तु कढियो। उज़मा कारदार साहिबा, MPA पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब असम्बली, अवां जी वॾी महिरबानी। साबिक़ रुकन सिंध असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सरबुलंद खान साहब, आप चारों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आज आपने वक्त निकाला मेरे प्रोग्राम के लिए। फ़ैसले जी घड़ी में अज कोशिश कई से तो वज़ीर आज़म जी आश ऐं वज़ीर आज़म जी जेका ॻाल्हि हुई तो पाकिस्तान अवल तरजीह हुजणु खपे ऐं पाकिस्तान जा जेके मामला आहिनि उन्हनि खे दुरुस्ती जी तरफ़ वठी वञिणो पवंदो। पंहिंजूं चइजे त ज़िद ऐं कावड़ ऐं पंहिंजा मसला उन्हनि खे साइड ते रखिणो पवंदो, छाकाणि त फ़ैसले जी घड़ी आहे। सुभाणे ताईं आफ्ताब मोगरे खे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़।